मेरी रिसर्च जो है वो यादों के ऊपर है, मेमोरीज ऑफ वायलेंस के ऊपर है। 1984 और 2002 में जो वायलेंस हुआ है इंडिया में सिखों के ख़िलाफ़ और मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, जो सिखों पे हुआ वो, और 2002 में जो अहमदाबाद और गुजरात में जो गोधरा के बाद हुआ, जो मुस्लिम कम्युनिटी पे जो हुआ, वो जो जनता जो यहाँ रहती है, जिन्होंने वहाँ एक्सपीरियंस करने के बाद जो हो सकता है किसी और कारण से या उसी कारण से जो कनाडा आए, मैं उन लोगों से बात करना चाह रही हूँ। वो कनाडा में रहते हैं तो वो छोड़ के आ गए हैं इंडिया, तो अब वो कुछ लोग जो हैं वो बात नहीं करना चाहते इस पे, फिर से उसको रीलिव नहीं करना चाहते हैं। टीवी पंजाब ते तुहाडा सब दा स्वागत है। साथियों, अज दी इंटरव्यू लई साडे मेहमान ने मिशा मैत्री, ਜਿਹੜੇ न्यू बर्नस्पिक यूनीवर्सिटी तो स्कॉलर ने, PhD कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया तो ने, जितों उन्होंने यूनीवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो MA सोशियोलॉजी की है। उस तो बाद बुडापेस्ट तो MA पोलिटिकल साइंस की है। वो हुण एक बहुत ही इंटरस्टिंग सबजैक्ट ते PhD कर रहे हैं। उन्होंने तो जानते हैं उन्हों की रिसर्च कादे बारे च। मिशा जी, तुहाडा स्वागत है टीवी पंजाब। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए और मेरे रिसर्च के बारे में बात करने के लिए। साथियों, ये मिशा जी क्योंकि हिंदी च ही गल करनगे, इन्हों पंजाबी आउंदी नहीं है। मैं इन्हों पंजाबी सवाल पूछांगा, ये हिंदी च दसणगे। मिशा जी, तुहाडी रिसर्च कादे बारे च है, वो दसन। मेरी रिसर्च जो है वो यादों के ऊपर है, मेमोरीज ऑफ वायलेंस के ऊपर है, और मैं जानना चाह रही हूँ कि 1984 और 2002 में जो वायलेंस हुआ है इंडिया में सिखों के ख़िलाफ़ और मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, उनकी यादों पे जो लोग सरवाइव किए हैं, विटनेस किए हों, या सेकंड हैंड जिनके परिवार वालों ने विटनेस किया हो और वो जानते हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ और उनकी यादों को समझना चाहती हूँ जो अब कनाडा में रह रहे हैं। मिशा जी, ये आपने टॉपिक क्यों चुने? टॉपिक तुसी ये पर्टिकुलर टॉपिक? मेरा हमेशा से इंटरेस्ट इसमें रहा है कि इतिहास को जानना कितना ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने जो अपना अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई है वो हिस्ट्री में की दिल्ली से, और उस दौरान मैंने काफ़ी पढ़ा हिस्टोरिकली भी, और अभी भी किस तरह से कम्युनिटी पे वायलेंस जो होता है ग्लोबली, सिर्फ इंडिया नहीं, हर जगह जिस तरह से होता है, उसको समझना कितना ज़रूरी है। और इसीलिए दिल्ली में रहते हुए भी उस दौरान जो हो रहा था, जिस तरह के वायलेंस कभी कभी होते थे, उनको पढ़ के मुझे लगा कि 84 और 2002 इनको भी रिविज़िट करना बहुत ज़रूरी है। और रिविज़िट करना सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, मतलब कनाडा में जो रह रहे हैं, जिन्होंने देश तो छोड़ दिया लेकिन यादें तो उनकी नहीं गई, यादें तो फिर भी हैं जो उन्होंने देखा और जो एक्सपीरियंस किया, या जिनके परिवार वालों ने जो एक्सपीरियंस किया। मुझे लगता है कनाडा की जनता को भी वो जानना ज़रूरी है, तो इसलिए इस पे काम करना चाहिए। इसीलिए मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ यादों और लोगों के एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करना और उनको समझना है। मिशा जी, तुहाडी उम्र ज़्यादा नहीं लगती, हो सकता है तुहाडा जिहड़ा बर्थ है वो 84 तो बाद च होया होवे, ते उस तो पहला तुहाडे पेरेंट्स दिल्ली च रहिंदे ने, उन्हां तो किहो जिहियां स्टोरीज, क्योंकि तुहाडी जिहड़ी स्टडी है पर्टिकुलरली इंदिरा गांधी दे पोस्ट असैसीनेशन तो बाद जो वायलेंस हुई उस दे नाल रिलेटेड है, तो पेरेंट्स ने पहला तुहाडी जिहड़ी फस्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने प्रोवाइड की वो की सीगी इहदे बारे च? उस दौरान तो हम दिल्ली में उतने नहीं थे, आना जाना हो था, लेकिन रहते नहीं थे। लेकिन फिर भी मीडिया से काफ़ी पता चला, और लोगों से काफ़ी पता चलता था, दोस्तों से काफ़ी पता चलता था जो दिल्ली में रहते हैं। मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुई थी, तो मेरे लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी बाद में जाके मैंने इस पे पढ़ाई शुरू की। उस दौरान जब अपने पेरेंट्स से मैं बात करती थी तो वो बताते थे, लेकिन उनका उस तरह से कोई फ़र्स्ट हैंड या सेकंड हैंड वैसा एक्सपीरियंस उस दौरान, उस समय वो नहीं थे वहाँ पे, तो इसलिए नहीं
नहीं डायरेक्ट मुझे कुछ नहीं पता चला है, लोग उससे मीडिया के थ्रू पता चला है, पढ़ के आर्टिकल्स पढ़ के पता चला है। इसीलिए मैं चाहती भी हूँ कि मैं जो सरवाइव किए हैं ना उनसे उनका इंटरव्यू लूँ, उनसे बातचीत करूँ, क्योंकि उनकी जो यादें हैं वो एकदम फर्स्ट हैंड मैसेकर का जो हुआ है, जो उनके साथ हुआ है या उनके परिवार वालों के साथ हुआ है, वो मुझे लगता है वो बातचीत करना ज़रूरी है। तो ਤੁਸੀਂ पोस्ट इंदिरा गांधी असैसिनेशन मैसेकर एंड गोधरा कांड असैसिनेशन वो दो इवेंट बेसिकली ले रहे हो। जी, तो मैं इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद जो सिखों पे हुआ वो, और 2002 में जो अहमदाबाद और गुजरात में जो गोधरा के बाद हुआ, जो मुस्लिम कम्युनिटी पे जो हुआ, वो जो जनता जो यहाँ रहती है, जिन्होंने वहाँ एक्सपीरियंस करने के बाद जो हो सकता है किसी और कारण से या उसी कारण से जो कनाडा आए, मैं उन लोगों से बात करना चाह रही हूँ, और ये भी जानना चाह रही हूँ कि उन यादों से अब की जो ज़िंदगी है, अब जो वो लाइफ जी रहे हैं, उसमें कुछ आ रहा है इम्पैक्ट, वो यादें कैसे वो उस तरह से किस तरह का इम्पैक्ट उन पे अभी डाल रही हैं। ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਬਿਯੋਂਡ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਸੇਕਰਸ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਵੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਬਾਰੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲੀ ਬੜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲੈਣੇ चाਹੀਦੇ ਆ। ये काफ़ी अहम सवाल है, क्योंकि जिस फील्ड को मैं पढ़ रही हूँ, यादों की स्टडी जो जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में रहती है, इस पे काफ़ी काम होता है, वो काफ़ी चीज़ों पे हुआ है, जैसे हॉलोकॉस्ट पे हुआ है, और इस तरह के जेनोसाइड्स जो दूसरे हुए हैं, रवांडन जेनोसाइड हुआ, बॉस्निया में जो हुआ, इन पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी ऐसे कुछ केसेस जैसे 2002 84 जो हुए हैं, पार्टीशन ले लीजिए, इन पे भी काम ज़रूरी है मेमोरी के स्तर पे, कि यादें कैसे कंटिन्यू होती हैं, क्योंकि ये जो इवेंट्स हैं ये पहले हुए हैं, लेकिन अभी भी इस पे कॉन्वर्जेशन, बातचीत चल रही है। तो उस बातचीत का मतलब ये है कि यादें हैं, तभी बातचीत अभी भी चल रही है। तो उस सेंस में यादों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आने वाली जनरेशन को भी इम्पैक्ट करती है। अभी तक जो आपने जो डाटा कलेक्शन कर रही हैं आप, उसमें आपको मिला है कोई फर्स्ट हैंड वो कोई जो विक्टिम है जो जिसने खुद सफ़र किया है इसमें, या कोई वो जो डायरेक्ट आई विटनेस है इसमें, ऐसा कोई एविडेंस मिला है? जी, ऐसे मुझे 2-4 लोग मिले हैं जिनका मैं स्पेसिफिक उनके एक्सपीरियंस में ना जाते हुए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है, ना जाते हुए ये मुझे ज़रूर मिला है जो दिल्ली में उस दौरान थे, और जिन्होंने अपने परिवार वाले खोए हैं, और जिन्होंने अपना घर खोया है, और जिन्होंने वायलेंस अपने ऊपर भी सहा है। तो कुछ औरतें हैं जिन्होंने देखा है अपने मेल फैमिली मेम्बर्स जो जैसे वो इम्पैक्ट हुए हैं, और जो उन्होंने वायलेंस सहा है, जिनकी डेथ हुई है, जो मारे गए हैं, और ऐसे भी लोग जो उस दौरान जब वहीं पे थे और उन्होंने बस विटनेस किया है, उन्होंने खुद वायलेंस उनके ऊपर नहीं हुआ, वो बच गए, लेकिन उन्होंने देखा है कि सड़कों पे क्या हो रहा था, वो सब उन्होंने बोला है। ਮਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ them? आइडेंटिफाई करना मतलब इस सेंस में कि मैं जब उनको रिकॉर्ड करती हूँ, तो उनके बारे में बस लिखती हूँ कि वो कौन, क्या मतलब का मेल हैं, फीमेल हैं, कौन से एज ग्रुप के हैं, उससे उनके कॉन्टेक्स्ट का पता चलता है। I mean, how do you manage to reach them? To get in touch with them, you mean? I reach them through two ways. दो तरीके हैं, या तो मैं उनसे इन पर्सन मिल लेती हूँ, अगर जैसे अभी वैंकूवर में हूँ, तो अगर यहाँ कोई बातचीत करना चाहते हैं तो मैं जा सकती हूँ उनसे मिलने, अगर वो चाहें।
अदरवाइज़ ऑनलाइन मैंने मीडियम रखा है क्योंकि पूरे कनाडा में मेरा जाना मुश्किल है और मैं फाइनेंशियली नहीं कर सकती हूँ। तो ज़ूम के ज़रिए या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं और डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो उससे जो पार्टिसिपेंट है उनको थोड़ा सा फिर भी सेटिस्फैक्शन होता है कि उनका डेटा कहीं और नहीं पहुंच जाएगा। तो ऑनलाइन के ज़रिए मैं उनसे बात करती हूँ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੇਅਰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? जी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि जितने लोगों से, अभी तो बहुत कम लोगों से बात हुई है, लेकिन एक डर है और एक हेजिटेंसी है। कई चीज़ों को लेके हो सकती है, जैसे जस्टिस के मामले में हर एक का आइडिया एक अलग है कि जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है, वो जो वो बताते हैं। और उसके बाद ये भी कि वो कनाडा में रहते हैं, तो वो छोड़ के आ गए हैं इंडिया, तो अब वो कुछ लोग जो हैं वो बात नहीं करना चाहते इस पे, वो फिर से उसको रीलिव नहीं करना चाहते हैं। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि दुख होता है फिर से इस पे बात करने पे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनको अच्छा लग रहा है कि कोई इस पे काम कर रहा है। ਮਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਔਰ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕ ਕੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ इंसिडेंट्स के बारे च? आप एक बार हिंदी में भी बता दें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यो आपने अभी तक जो जो बात हुई आपकी जिन जिन से, वो अभी तक जो वो रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, अपने व्यूज़ दे रहे हैं, उसमें उसमें रेवोल्यूशन क्या आ रहा है निकल के, खुल के क्या बात आ रही है सामने के? परपेट्रेटर्स कौन थे, कि वाज इट ए ऑर्गेनाइज्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, या फिर ये अपने आप हो गया आउट ऑफ सेंटिमेंट्स? क्या चीज़ बेसिकली सामने आ रही है? तो मैं सीधे ये सवाल नहीं कर रही हूँ कि कौन परपेट्रेटर्स था, क्योंकि फोकस जो है वो यादों पे है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और सोशियोलॉजी बेस्ड स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस बेस्ड स्टडी नहीं है। तो मैं एक सवाल ज़रूर ये पूछती हूँ कि उनको क्या लगता है कि क्यों हुआ ये वायलेंस, शुरू क्यों हुआ। तो उसमें वो लोग बताते हैं, कई लोग थोड़ा हेजिटेंट हैं, वो कुछ ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो मैं उनको पुश नहीं करती हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि वो बताएं ही। जो जवाब देते हैं उनमें से कुछों ने कहा है कि कुछ को लगता है कि कम्युनिटी में दुश्मनी पैदा कर दी गई, इस वजह से होता है। और कुछ लोग नहीं मानते हैं कि रिलीजन रीज़न था, कि इस वजह से हुआ। लेकिन मैं ये भी बात समझती हूँ कि कोई इस पे डायरेक्टली कमेंट क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है और इतना प्रेशर लगता है लोगों को, डर लगता है लोगों को। तो अगर इस तरह का फीलिंग लोगों में आता है तो फिर मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाती हूँ। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रीजन है इस वायलेंस के। डायरेक्टली अभी तक किसी ने नहीं कहा है, लेकिन अभी मेरे पास 4 या 5 ही इंटरव्यू हुए हैं, तो अभी इस पे कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है कि क्या वो है। कई लोग इनडायरेक्टली कहते हैं कि पावरफुल जो लीडर्स हैं उस दौरान उनका इसमें रोल दिखता है, लेकिन सीधा किसी ने अभी कुछ बोला नहीं है। मिशा जी, इस पे जो दोनों इंसिडेंट में बहुत ही हार्ट रेंचिंग जो स्टोरीज़ हैं, बहुत ये गलों में टायर पा के साड़ दिए गए, ऐसे करके वायलेंस हुई है इस एक्सटेंट तक, ऐसी किसी ने कोई आई ओपनर इंफॉर्मेशन शेयर की हो आपके साथ अभी तक? जी, ये टायर वाली इंफॉर्मेशन जो है ये कुछ लोगों ने मुझे बताई है। उन्होंने खुद नहीं एक्सपीरियंस किया या उनके परिवार वालों ने, उन्होंने सुना है कि कहाँ किस गली में कहाँ हुआ, किस तरह से, तो उनको किसी ने बताया है।
तो इस लेवल पे इस तरह का स्टोरी सुना है, लेकिन एक दो ऐसे भी सुने हैं जिन्होंने अपने खुद के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको खोया है इस दिल्ली में। बहुत इमोशनल भी हो जाते होंगे लोग जो जब ये शेयर करते हैं आपके साथ। जी, काफ़ी लोगों का मतलब आवाज़ जो है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, वीक हो जाती है बात करते समय, और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा उन्हें समय दूँ, जितना समय उनको लेना है बात करने के लिए, जितना वो शेयर करना चाहे, ज़बरदस्ती नहीं, जितना वो बताना चाहे सिर्फ उतना ही बताएं, ज़्यादा बताना चाहें तो ज़्यादा बताएं, लेकिन ज़रूर जो जो स्पेशली फ़र्स्ट हैंड सरवाइव किए हैं उन वो जब याद करते हैं तो अभी भी उनके लिए वो मुश्किल होता है। वो मिशा जी ये भी डिस्कस करते हैं कि जस्टिस इन दोनों केसों में जो रियल कल्प्रिट थे इसमें उनको आइडेंटिफाई करके जस्टिस नहीं अभी तक मिला, इतने साल हो गए इन दोनों इंसिडेंट्स को, उसके बारे में बात करते हैं लोग खुल के तो नहीं किए हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट दिखती है और इसीलिए डर भी दिखता है क्योंकि वो खुद नहीं बात करना चाह रहे हैं इस पे, लेकिन एक ज़रूर एक मैं अभी इतना कह सकती हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है, लेकिन एक्सप्लिसिटली सीधा सीधा जस्टिस के ऊपर कोई कमेंट वैसे नहीं किया, लेकिन ये कि क्या हुआ उसके बाद, मतलब उस सेंस में वो सवाल वो उठाते ज़रूर हैं। मिशा जी ये जो आपकी रिसर्च है कब तक समाप्त ख़त्म हो जाएगी, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे? और दूसरा ये स्कॉलरली किस पर्पज़ के लिए आपको लगता है कि जब ये कलम बंद हो जाएगी, जब आप इसको लिख लेंगे, पूरा सबमिशन हो जाएगी आपकी थीसिस की, तो इंटेलेक्चुअली किस पर्पज़ के लिए ये काम आएगी इस आपकी ये रिसर्च? तो एक हिस्सा जो मेरी रिसर्च का है वो ये है कि कनाडा में रहने पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर। अगर बहुत सीरियस इस पे इस तरह से लोग कहते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जैसे इस पे बातचीत नहीं हो रही है कनाडा में अगर, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सजेशन होगा कि इस पे बातचीत कम्युनिटी में खुलनी चाहिए, और लीडर्स को भी इस पे बात एटलीस्ट लोगों को सुनना कि वो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, एटलीस्ट ये एक ज़रूरी वो शुरुआत होगी। मेरी रिसर्च जो है अभी 1-1.5 साल तक तो चलने वाली है, क्योंकि अभी मैंने इंटरव्यू लेने शुरू किए हैं, इसके बाद मुझे एनालिसिस करके थीसिस लिखनी भी होगी। पर मैं थीसिस लिख के उसके आगे रुक नहीं जाना चाहती हूँ, उसके आगे मैं चाहती हूँ कि ब्लॉग्स के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए, आर्टिकल्स लिख के न्यूज़पेपर या इस तरह से भी आम जनता तक जो जो फाइनल रिज़ल्ट निकलता है वो पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि पीएचडी की थीसिस तो हर कोई नहीं पढ़ेगा, और जिस तरह का उसमें इंटेलेक्चुअल राइटिंग होती है वो हर कोई नहीं समझ पाएगा। तो उसको आम जनता के लिए उसको उस तरह से ट्रांसलेट करके कि वो भी समझे कि क्या क्या काम हो रहा है, मुझे लगता है वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इसके अलावा और इससे फ्यूचर आपकी प्लान्स क्या रहेंगी? पीएचडी जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप, कईयों का तो स्कॉलर्स का ये होता है कि सिर्फ करियर बनाने के लिए करते हैं, पर आपका जो बातचीत के ज़रिए मुझे ये लगता है कि आप यू हैव वाइडर गोल्स रादर देन डूइंग ओनली रिसर्च, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी इतना फाइनली डिसाइडेड नहीं है कि थीसिस के बाद और ग्रेजुएशन के बाद कहाँ क्या किस किस तरह के करियर ऑप्शंस मिलने वाले हैं, पर ये ज़रूर कहूँगी कि मैं ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड जो रिसर्च होती है या उस तरह के जो पॉलिसी लेवल पे काम होता है, जो जिससे जो जो ग्राउंड लेवल पे चेंज लाया जाए, उस तरह का जो काम है उससे एसोसिएट करना ज़रूर चाहूँगी, चाहे पार्ट टाइम लेवल पे ही हो चाहे फुल टाइम लेवल पे हो, जिस भी लेवल पे मेरी जो समझ है, अगर वो मैं किसी तरह से उसको एक सोशल चेंज के लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो वो मैं डेफिनेटली वही काम को चुनूँगी। इसके अलावा मिशा जी आप कुछ हमारे ऑडियंस के थ्रू आप कुछ कोई मैसेज देना चाहें, या फिर कोई लोग जो आगे और आए इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसके लिए अपील करना चाहें तो कर सकती हैं।
बिल्कुल। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक से रिसर्च जो कर रही हूँ, वो जो है उन एथिकली यूएनबी रिसर्च बोर्ड से पास किया हुआ रिसर्च है। और वो उसका उसका प्रोसेस ये होता है कि वो पूरा चेक करते हैं कि किसी भी तरह से पार्टिसिपेंट्स को हार्म ना किया जाए रिसर्च के प्रोसेस में। तो इसीलिए मेरी जो फाइल बनी हुई है वो मैंने पूरा पास किया है। REB 2022-109 फाइल है। तो अगर आप चाहें तो आप यूनिवर्सिटी को लिख के जानकारी भी ले सकते हैं मेरे काम के बारे में। और अगर आप जानते हैं किसी को या खुद चाहते हैं, अगर आप खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए हों 1984 या 2002, और या फिर आपके परिवार वाले या कोई दोस्त वगैरह अगर उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ और जानूँ आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपकी क्या यादें हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 506-471-2273। और आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको इनविटेशन एक लेटर ईमेल करूँगी। जैसे ही बातचीत के बाद आप मुझे अपना ईमेल देंगे, और उसके बाद कंसेंट लेने के बाद ही आपका मैं इंटरव्यू भी ऑनलाइन कर सकती हूँ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।